नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से आप सबों के बीच क्लास 10 की पॉलिटी और चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी का एपिसोड 2 लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका पिछला पार्ट बहुत पसंद आया हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपको यह पार्ट भी बिल्कुल समझ में आना चाहिए और आपको ये सारा चीज़ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, है ना। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। राजनीतिक दल की हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना। तो चलिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लिखे नहीं हैं, लेकिन बिना लिखे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और समझेंगे, और यहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट शुरू होगा। आप लोग सामान्यतः इस चीज़ को देखते होंगे गांव चौराहों में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को, जैसे ये बाबा लोग बैठे हुए हैं, है ना। हो सकता है कि आपके गांव मोहल्ले में भी चौक चौराहों पे चाय की दुकानों में, पान बीड़ी की दुकानों में बहुत सारे लोग सुबह शाम दोपहर बैठते हैं और उनका सबसे पसंदीदा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स, राजनीति। भले ही वो बेचारे अनपढ़ हों, जैसे ये चचा लोग जो बैठे हुए हैं, शायद इनको भी पता नहीं है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, या राजनीति के बारे में शायद इनको ABCD पता नहीं है। लेकिन एक बार यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति राजनीति का कोई मुद्दा उठा दिए, यानी कोई पार्टी का बारे में बात करने के लिए शुरू कर दिए, तो हो सकता है कि इनमें बड़े बड़े विद्वान भी राजनीति के अपने आप को साबित करने में लग जाएंगे कि हमसे बड़ा कोई राजनीति का विद्वान है ही नहीं। यानी तरह तरह के बातों पर इन लोग का डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोग गांव मोहल्ले में भी देखते होंगे कि कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई JMM का सपोर्टर है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्टर है, और सब अपने अपने आप को उस पार्टी के बड़े बड़े फॉलोवर्स और बड़े बड़े नेता अपने आप को मानेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी आश्चर्य होगा कि ये लोग खुद चचा लोग डिस्कशन करते हुए कहेंगे कि लाइफ में जो कुछ भी हम लोग का प्रॉब्लम है, समाज में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब पार्टी पॉलिटिक्स के चलते हो रहा है। यानी कुछ भी होगा, हर चीज में इन लोग का कहाँ इल्जाम किसके ऊपर आएगा? राजनीति के ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि यदि वाकई में राजनीतिक दल इतने खराब है, तो फिर ये राजनीतिक दल इतने लोकप्रिय क्यों हैं? और वो भी बात करें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो ये तो गजब का माहौल बन जाता है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे यदि दो भाई हैं, तो हो सकता है कि एक भाई किसी A पार्टी का समर्थक है, तो कोई B दूसरा भाई जो है वो पार्टी B का सपोर्टर है। यहाँ स्थिति तो इस कदर हावी है भारत की राजनीति में कि पति जो है वो किसी का अलग पार्टी का सपोर्टर है, तो पत्नी किसी और पार्टी की सपोर्टर है, और वो मन में ही मन में मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, चुनाव के दिन आने दीजिए, वोट तो हम अपना ही पसंद के उम्मीदवार और अपने ही पार्टी वालों को देंगे। और वो न केवल सोचती है, बल्कि चुनाव के दिन मतदान केंद्र में जाकर वो अपने ही पसंद के उम्मीदवार और पार्टी के पक्ष में वोट करती है। तो आइए समझते हैं कि राजनीतिक दल हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो चलिए गहराई में अब विषय वस्तु से जोड़ते हुए चलते हैं कि यदि भारत में राजनीतिक दल न होंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी उम्मीदवार होंगे वो कहीं ना कहीं वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भाग लेंगे। सपोज दैट कि लोकसभा की 545 सीट के लिए यदि चुनाव होती है, तो 545 निर्दलीय उम्मीदवार तो अवश्य ही चुने जाएंगे, लेकिन सरकार बनाने के लिए कौन आगे आएगा उन 545 में, उनको कौन लीड करेगा, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। कौन इस चीज को लेकर पहल करेगा, क्योंकि स्पष्ट बहुमत तो किसी के पास नहीं है। 545 उम्मीदवार तो जरूर चुने गए हैं, 545 हमारे जनप्रतिनिधि अवश्य चुने जाएंगे, लेकिन सरकार बनाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर उन 545 में से होगी? किन्हीं के ऊपर नहीं होगी। तो ऐसे में सरकार का गठन करना और विपक्ष की भूमिका निभाना, ये दोनों ही बड़ा ही संकट का सवाल खड़ा हो सकता है।
और उससे भी अहम सवाल ये है कि यदि कोई उम्मीदवार जम्मू कश्मीर का है तो वो सिर्फ किसकी विकास की बात करेगा? जम्मू कश्मीर की। यदि कोई उम्मीदवार झारखंड का है, जनप्रतिनिधि चुना गया है झारखंड के किसी धनबाद की मैं बात करूं कि धनबाद का यदि वो सांसद है तो सिर्फ वो विकास किसकी करना चाहेगा? धनबाद से। और जम्मू कश्मीर वाले जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की विकास करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक का रिलेशन जम्मू कश्मीर से है और इनका वोट बैंक का रिलेशन जो है वो झारखंड से है। लेकिन इन 545 में से किसी का जो ध्यान जो है वो राष्ट्र लेवल पर नहीं जाएगा, राष्ट्र स्तर के विकास की बात नहीं करेगा, देश की एकता, संप्रभुता, देश की अन्य देशों के साथ जो कैसा वैदेशिक मामले होंगे उन सबों को हल करने का पहल इनमें से शायद किन्हीं के द्वारा नहीं किया जाएगा। क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे तो उनको जम्मू कश्मीर की जनता वोट दी है तो अगले बार उनको भी वो वोट देगी। वो कर्नाटक के लिए यदि कोई काम नहीं करते हैं तो इससे उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका वोट कर्नाटक से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से मिला है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई गुजरात का जनप्रतिनिधि है तो वो सिर्फ गुजरात के परिप्रेक्ष्य में काम करेगा, न कि वो असम और अरुणाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में काम करेगा। इसलिए देश में सरकार की गठन करने के लिए देश की एकता, देश की संप्रभुता, देश के वैदेशिक मामलों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को मजबूत बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता हमें अवश्य है। चाहे राजनीतिक दलों में लाख बुराइयां हो लेकिन फिर भी हमें राजनीतिक दलों की राह पर ही चलना होगा और राजनीतिक दलों के सहारे ही चलना होगा। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है एक दलीय शासन व्यवस्था। जैसे आप भारत की में आप यदि देखोगे तो भारत में दलों को मान्यता प्रदान करने का काम जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग करती है, यानी कि चुनाव आयोग करती है। और वर्तमान समय में 750 से भी अधिक राजनीतिक दलों को भारत में मान्यता प्राप्त है ना। लेकिन अब हमारा टॉपिक है एक दलीय शासन व्यवस्था, है ना। तो एक दलीय शासन व्यवस्था क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक दलीय शासन व्यवस्था क्या है। यदि किसी देश में किसी खास एक ही राजनीतिक दल को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार हो एवं सरकार बनाने का अधिकार सिर्फ एक ही राजनीतिक दल को है तो ऐसी व्यवस्था को हम कहेंगे एक दलीय शासन व्यवस्था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी देश में चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को है, एक राजनीतिक दल को है और वही राजनीतिक दल उस देश में सरकार का गठन कर सकती है, तो ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जो आप जिस चचा की तस्वीर को आप यहाँ पे देख रहे हैं, शी जिनपिंग है हमारे चाइना के राष्ट्रपति। लेकिन चाइना जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की वकालत करती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना में एक दलीय शासन व्यवस्था है। यानी चचा का कहना है भाई कि हम ही चुनाव लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे और हम ही सरकार का गठन करेंगे, यहाँ पर कोई हमारा दूसरा कंपटीटर नहीं आ सकता है। देख रहे हैं चचा कितना मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने के पीछे यही कारण है कि ये जान रहे कि हर हाल में हम ही चुनाव लड़ेंगे और हमारा ही पार्टी चुनाव जीतेगी और हम ही सत्ता में आएंगे। तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे, एक दलीय शासन व्यवस्था हम लोग कहेंगे, है ना। अब आते हैं दो दलीय शासन व्यवस्था। यानी ठीक इसी प्रकार से यदि किसी देश में दो राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने और सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हो तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग दो दलीय शासन व्यवस्था कहेंगे। जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में, आप ये अमेरिका का नेशनल फ्लैग देख रहे हो और ये आपका ब्रिटेन का नेशनल फ्लैग है ना। अमेरिका और ब्रिटेन में, है ना, अमेरिका में भी दो दलीय शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में भी आपकी दो दलीय शासन व्यवस्था है।
अब हम लोग आते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था। तो बहुदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पे है? तो भारत में है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग में 750 राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त है। तो बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होगी? ऐसे यदि किसी देश में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव में भाग लेने की आज़ादी हो एवं सरकार का गठन करने का भी समान रूप से अवसर मिलता हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत में 750 से अधिक राजनीतिक दल हैं, जिनमें प्रमुख राजनीतिक दलों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इस प्रकार से भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक यानी गठबंधन के बारे में, कि गठबंधन क्या है। यानी जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल, माफ कीजिएगा थोड़ा सा खांसना पड़ गया, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल जब अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए या सरकार का गठन करने के लिए आपस में कोलिएशन बना लेते, आपस में समझौता कर लेते हैं, तो इसे गठबंधन कहते हैं। और जैसा कि भारत के दो प्रमुख राजनीतिक गठबंधन हैं, जिनका नाम है एनडीए और दूसरे का नाम है यूपीए। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ ध्यान रखना होगा एनडीए। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसकी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है बीजेपी, और इसमें बहुत सारी छोटी राजनीतिक दल जो है वो इसकी सहायक पार्टियां हैं, जो इसके साथ समझौता करके साथ में काम करती है, साथ में चुनाव लड़ती है, साथ में सरकार का गठन करती है। ठीक इसी प्रकार से है यूपीए, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा, है ना, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा। इसकी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसकी बहुत सारी सहायक राजनीतिक दल भी इनमें शामिल है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गठबंधन क्या है। गठबंधन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए या सत्ता में आने के लिए किसी अन्य राजनीतिक दलों के साथ हाथ मिला लेती है, तो इसे गठबंधन कहा जाता है। दो राजनीतिक गठबंधनों को आपको याद रखना है, एनडीए को और यूपीए को। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।